नमो नमः। अहं ज्योतिप्रसादः अत्र स्वस्य यूट्यूब् चैनल् मध्ये भवतां सर्वेषाम् एकवारं पुनः हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। प्रियछात्राः, अद्य वयं संस्कृतशिक्षणकालांशे सेमुषी प्रथमो भागः चतुर्थः पाठः सूक्तिमौक्तिकं द्वितीयः भागः यानी सेकेंड पार्ट इति विषये पठामः। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो प्रिय बच्चों, चलते हैं पाठ की ओर। चलामः पाठं प्रति। प्रथमः श्लोकः अस्ति गुणस्यैव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैषधा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः। मृच्छकटिकम से ये श्लोक लिया गया है। अब हम अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आरंभ गुरुवीक्षयिणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानां छायेव मैत्री खलसज्जनानां। ये जो श्लोक है, यह श्लोक नीति शतकम से लिया गया है, जिसे हमने अभी पढ़ा है। चलते हैं अगले श्लोक की ओर। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः येषां मरालैः सह विप्रयोगः। ये जो श्लोक है, ये श्लोक भामिनी विलासः यहाँ से लिया गया है। अब हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं। गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। ये जो श्लोक है, ये श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश, हित में जो उपदेश, हित और उपदेश, उसको बोलते हैं हितोपदेश, जिसमें कि हित के बारे में बताया गया है। अब हम पाठ में आए हुए जो भी व्याकरणिक कार्य अथवा हिंदी कार्य जो भी होगा, अब हम इसके पहले भाषिक कार्य को देखते हैं। संधि, समास, प्रत्यय आदि जो भी आए हैं। तो भाषिक कार्य में
हम इसकी जो संधि समास या इसमें जो क्या बोलते हैं प्रत्यय आदि होंगे उनको हम पढ़ते हैं, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। गुणस्वेव गुणेषु एव दरिद्रोऽपि दरिद्रः अपि नेश्वरैर्गुणै न ईश्वरै अगुणै कर्तव्यः क्रि धातु तव्यत प्रत्यय। यहाँ पे ये गुरु भी है, गुरु और गिव प्रत्यय है यहाँ पर, लघु लघु और ये भी यहाँ पे गिव प्रत्यय है। बुद्धि मति बुद्धि मतुप प्रत्यय स्त्रीलिंग बनाने के लिए फिर गिव प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। पूर्वार्ध पूर्व अर्ध परार्ध पर अर्ध सह अर्थे तृतीया, सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर मरालय ये तृतीया बहुवचन का प्रयोग है। सह आस्वाद्य तोयाः आस्वाद्यम तोयम यासु ताः आसाध्य आ उपसर्ग है यहाँ पर, सद धातु निच प्रत्यय एवं जहाँ उपसर्ग है वहाँ पर ल्यप प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो ल्यप प्रत्यय भी है। तो आ साद णिच एवं ल्यप ये यहाँ पर हुआ है। तो आपने अभी देखा बच्चों इसका जो भाषिक कार्य में जो भी संधि समास इसमें कुछ आए हैं और जो इसमें प्रत्यय आदि हैं, स्त्री प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कृत प्रत्यय आदि जो भी आए थे उनका हमने इसका प्रयोग देखा है। अब हम हिंदी अर्थ की तरफ चलते हैं, हिंदी में जानने का इनका प्रयास करते हैं और श्लोकों की जो अर्थ है भावार्थ है उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं। गुणस्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वरैर्गुणैः समः। मृच्छकटिकम से आपने पहले भी समझा था। करे कि पुरुषों अर्थात मनुष्यों को गुण प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणवान व्यक्ति यदि धनहीन भी है तो भी वह उत्तम होता है, और गुणहीन व्यक्ति है और ऐश्वर्यशाली है तो दोनों में कहीं भी बराबरी नहीं है, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। कौन? गुणवान व्यक्ति। यानी कि प्रिय बच्चों इसमें ये बताया गया है कि यदि पुरुष के पास मनुष्यों के पास गुण हो और धन हो तो दोनों में जिसके पास गुण है यदि उसके पास धन नहीं है तो भी उसके गुणों के कारण व्यक्ति श्रेष्ठ बन सकते हैं, लेकिन किसी के पास धन है तो गुण नहीं है तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि गुणहीन जो व्यक्ति होता है यदि वो ऐश्वर्यशाली है भी, यानी धन दौलत आदि उसके पास भी है, तो भी वो गुणवान व्यक्ति की जो बराबरी है वो कर नहीं सकता है। अर्थात अब हम ये समझते हैं कि बच्चों कहीं पर भी अगर धन और गुण में से अर्जन करना हो तो पहले किसको अर्जन कीजिए? गुणों को अर्जन कीजिए। आगे चलते हैं अगले श्लोक में। आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। ये जो श्लोक है ये नीति शतकम से लिया गया है, जैसे आपने पहले भी इसको समझा था। इसका अर्थ कह रहे हैं कि सज्जन लोगों की मित्रता दिन के परार्ध की छाया के समान होती है। दिन के परार्ध, परार्ध का मतलब होता है पर अर्ध यानी बाद का, ठीक है, दोपहर के बाद का, और जो कि छोटी होती है और धीरे धीरे बढ़ती है। दोपहर में बिल्कुल शून्य पे सूर्य होता है, सिर के ऊपर होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे फिर वह छाया बढ़ने लगती है। और दुष्टों की जो मित्रता होती है वो पूर्वार्ध की तरह होती है ना, दिन दोपहर से पहले का समय आपने देखा, अगर सुबह जब सूर्य उदय होता है तो उस समय जो हमारी छाया होती है वो बड़ी होती है, लेकिन धीरे धीरे दोपहर आते आते वो क्या होती है, घट जाती है।
अधिक होती है और क्रमशः क्षीण होने वाली होती है। क्षीण यानी कि हमको पता है कि ये क्या होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, धीरे धीरे ख़त्म होने वाली। यानी कि यहाँ पर सज्जन और दुर्जन जो व्यक्ति है उनकी जो मित्रता है वो छाया से की गई है। एक छाया जो है वो दोपहर से पहले की छाया है और दूसरी जो छाया है वो दोपहर के बाद की छाया है। क्योंकि जो दोपहर की पहले की छाया होती है वो पहले तो बड़ी होती है लेकिन बाद में वो क्या होती है, धीरे धीरे घटती चली जाती है। लेकिन जो दोपहर जैसे ख़त्म होता है उसके बाद वो कम होती है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा है कि मित्रता और शत्रुता, दुष्टता। अगले थोड़ा इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि सज्जनों की मित्रता जो होती है वो शनै शनै का मतलब होता है धीरे धीरे, प्रगाढ़ होती है। प्रगाढ़ का मतलब अच्छी बनती है, घनिष्ठ मित्रता बनती है, ना कि प्रथम परिचय में ही घनिष्ठता आती है। पहले ही अगर दो मित्र मिल जाते हैं तो पहले ही उनमें कभी भी घनिष्ठता नहीं आती, पहले वो एक दूसरे को समझते हैं। पर दुष्टों की जो मित्रता होती है वो स्वार्थ साधने हेतु होती है। स्वार्थ यानी कि मेरा मतलब निकल जाए, इसलिए दुष्ट व्यक्ति जल्दी मित्रता कर लेती है। जो आरंभ में तो बड़ी घनिष्ठ होती है, जो शुरू में अपने आप को मित्र दिखाता है परंतु किसी भी काम की नहीं होती, वो बाद में क्षीण हो जाती है। अब यहाँ पर भी समझ सकते हैं वो आप कि सज्जनों की मित्रता यानी सज्जन व्यक्ति पहले समझता है, जांचता है, परखता है, फिर उसके बाद मित्रता करता है। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो अपनी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जाता है और मित्रता की जो सीमा होती है उस सीमा को भी वो लांघ देता है, जिसके कारण पहले तो वो बड़े मित्र करता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे जब उसके काम की पूर्ति हो जाती है, कार्य बन जाता है, तो वो हमसे क्या करने लगता है, दूर भागने लगता है। चलते हैं अगले श्लोक की ओर। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महीमंडल मंडनाया हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालय सह विप्रयोग। यहाँ पे सह है, सह विप्रयोग, ये भामिनी विलासा से लिया गया है। यानी कि पृथ्वी तल यानी पृथ्वी पर जो है, जिसको पृथ्वी को सुशोभित करने वाले जो हंस होते हैं वो जहाँ कहीं भी चले जाएंगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हानि तो होती है उस तालाब की जिस तालाब पर वो रहते थे, क्योंकि उस तालाब से उन हंसों का जो है वो क्या हो चुका है, वियोग हो चुका है। यानी यहाँ पर जो है आपने देखा होगा कि जो हंस है अगर वो कहीं पानी में रहते हैं तो लोग पानी की सुंदरता को नहीं बल्कि हंस की सुंदरता को बताते हैं। हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। पक्षियों का यदि आपने आसमान में कभी देखा होगा गुंजमान उड़ते हुए, तो लोग जो है पक्षियों की प्रशंसा करते हैं। तो इसमें जो है वो हानि किसकी होती है, तालाब की हानि होती है। यहाँ पर जो है हंस किसे कहा गया है और तालाब किसे कहा गया है, ये थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो गुणवान जो व्यक्ति है उसकी जो तुलना है वो हंसों से की गई है, क्योंकि गुणवान व्यक्ति जहाँ भी जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि लोग उससे लाभान्वित होंगे, लोगों को उससे लाभ मिलेगा। और पर जहाँ से वो चला जाएगा वहाँ से जो है उस स्थान को निश्चय ही उसके अभाव यानी नहीं रहने का जो है दुख सहना पड़ेगा, और उसके जो लाभ थे उन लाभों को लोग उन लाभों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए बच्चों हमें हमेशा अच्छे गुणों का अर्जन करना चाहिए, जिससे कि हमें भी लोग स्मरण करें। आगे चलते हैं श्लोक में। गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। अर्थात गुण को जानने पहचानने वालों के लिए वास्तव में जो गुण है वो गुण होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति जानता है कि इस व्यक्ति के अंदर गुण है तो उसके जो अवगुण होंगे उन अवगुणों को भी दबा देगा कि कोई बात नहीं, इसके अंदर गुण है कुछ ना कुछ। लेकिन जो गुणहीन व्यक्ति होते हैं वो एक गुणवान व्यक्ति के गुणों को भी क्या कर लेता है, अवगुण में तब्दील कर देता है। यार इसके अंदर कुछ नहीं है, बेकार है, फालतू है, व्यर्थ है। जैसे क्या करें
कि नदियाँ जो है वो स्वादिष्ट जल के साथ बहती है, यानी नदियों का पानी आप सभी जानते हैं, हम पीते हैं, लेकिन समुद्र में जब वो नदी मिल जाती है तो वो पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है। आप सभी इस चीज़ को जानते हैं कि समुद्र का जो पानी होता है वो पानी कैसा होता है प्रिय बच्चों, खारा हो जाता है। अब यहाँ पर एक बार हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों ऐसा कहा गया है कि गुणवान व्यक्ति और अगुणवान व्यक्ति, इनके बारे में ऐसा क्यों कहा गया है। करें कि किसी का गुण उसे पहचानने वालों के लिए विशिष्ट होता है, यानी किसी के अंदर यदि कोई गुण है तो जो उसको पहचानता है उसके लिए वो विशेष है। जैसे आपने देखा होगा, माही फिल्म देखी होगी, उसमें धोनी को पहचान लेता है कि हाँ इसमें कुछ बात है, तो उसके गुणों को देख करके उसको पहचाना गया। और क्या करें कि जिसमें गुणों को पहचानने की सामर्थ्य नहीं है, यानी जिसमें गुणों की पहचानने की शक्ति नहीं है, उसके लिए गुण जो है वो भी दोष के समान होते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखे होंगे कि एक अच्छा प्लेयर होता है या एक अच्छा व्यक्ति होता है, लेकिन एक अयोग्य व्यक्ति उसको इग्नोर कर देता है, अरे इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और क्या करें, उसकी उपमा विष्णु शर्मा जी ने नदी के स्वादिष्ट जल से दी। किसकी उपमा? जो गुणवान व्यक्ति है, जो समझ सकता है, और जो नहीं समझ सकता है, और उसकी तुलना जो है वो समुद्र के संसर्ग से की गई है, क्योंकि वो हमेशा क्या रहता है, अपेय रहता है। तो प्रिय बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो पाठ है समझ में आया होगा, और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इसके शब्दार्थों को, इसके अभ्यास कार्य को ट्राई करें। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।